हाय, दिस इज मतीन रजन। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अंजन ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि और भी जगह पे आपके काम आ सकता है। अगर आप 12th क्लास में हो तो सीयूईटी में भी अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऐड किया जा चुका है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो बहुत सारे लोग इस लेक्चर के साथ जुड़ सकते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एकदम बेसिक से, क्या होता है इकोनॉमिक्स, वहां से स्टार्ट करते हैं। फिर हम बताएंगे इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस होती हैं, उसमें से एक ब्रांच जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स के पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा संबंध है चुनाव करने से, मतलब हमें चॉइस कैसे करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर आपके सामने दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं तो आप सबसे बेस्ट को चूज करना चाहोगे। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि कैसे सही डिसीजन लिया जाए कि हम सही चीज को ऑप्ट कर सके। तो व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, पहले क्वेश्चन आता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्या है। तुमने बोला प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो है ही, बट वहां तक पहुंचने के पहले थोड़ा सा आपको पीछे और ले जाता हूं। हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? द आंसर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज की कमियां हैं। स्कार्सिटी मतलब कमी होना, डेफिशिएंसी होना। जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, आपको चाहिए था 20,000, लेकिन आपके पास सिर्फ 10,000 है। अब आपको सोच समझ कर इसको खर्च करना पड़ेगा। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज जो भी है हमारे पास, वो स्किल्ड लेबर हो, कैपिटल हो, मशीनरीज हो, लिमिटेड है हमारे पास, स्कार्स है, कम है। दैट्स व्हाई हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। सो क्या बस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ही एक मेन प्रॉब्लम है? नहीं, तो यहाँ पे बता रहे हैं स्कार्स रिसोर्सेज, सो द स्कार्सिटी इज द ओनली प्रॉब्लम? नो, स्कार्स रिसोर्सेज हैज अल्टरनेट यूजेस। स्कार्स रिसोर्सेज के यूजेस भी अल्टरनेट है, बहुत सारे यूजेस हैं उसके। तो जैसे कि आप देखोगे कि आपके पास जब 10,000 रुपए हैं तो उस 10,000 का आप क्या कर सकते हो? उस 10,000 से आप घूमने भी जा सकते हो, उस 10,000 से आप लोगों को पार्टी दे सकते हो, उस 10,000 की आप सेविंग कर सकते हो, उस 10,000 को शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, उस 10,000 को आप कहीं और जगह पर लगा सकते हो। इट्स अपॉन यू। उसके यूजेस बहुत ज्यादा है। एक तो आपको 20,000 चाहिए था, मिला 10,000। अब उस 10,000 के भी बहुत सारी यूजेस हैं। अब मुझे चुनाव करना पड़ेगा। सो मेन प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कैसे चूज किया जाए। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती ही नहीं अगर आपके पास इनफ मनी होता और सामने खर्च करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होता कि इसी चीज के ऊपर खर्च करना है। अगर इनफ मनी होता तो आप कुछ भी नहीं सोचते, आप सीधे सीधे उस चीज को खरीद लेते। और अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं होते तो भी आप कुछ नहीं सोचते, सीधे सीधे आप उसी चीज को खरीद लेते। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमारा इतना बड़ा देश है, क्या हमारे पास इनफ मनी है? नहीं। बजट जब आता है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, तो उसमें एग्रीकल्चर को कितना देना है, रेलवे सेक्टर को कितना देना है, डिफेंस को कितना देना है, एजुकेशन को कितना देना है, ये सब कुछ सोचा जाता है। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट रिसोर्सेस, कि जितने भी पीपल हैं सबके अमंगस्ट वो सही तरीके से बढ़ सके और उसका सही यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब आप समझ सकेंगे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है क्या। ये रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटने का एक सही तरीका है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अब आप देखिए, बड़े अच्छे से समझ में आएगी। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे अ सोसाइटी chooses its limited resources. It's a social science. It's a social science जहां पे हम पढ़ते हैं where we study a society how chooses its limited resources. कैसे कोई सोसाइटी या इंडिया कंट्री हमारी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज करती है। वो रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेट यूजेस है। एक तो हमारे पास पैसे की कमी है, साथ ही साथ में हम डिफेंस में भी खर्च कर सकते हैं, रेलवे में खर्च कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में खर्च कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में खर्च कर सकते हैं। तो वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, हर साल हमारा 1 लाख करोड़ का अगर बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सामने अल्टरनेट यूजेस है।
तो लिखा हुआ इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. ये एक सोशल साइंस है जहां पर हम स्टडी करते हैं कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को जिसके अल्टरनेट यूज भी है चूज किया जाए टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है इसके बारे में सोचते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सब लोगों के बीच में ये भी सोचते हैं। तो मेन चीज है कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यहां पर हमारे सामने समस्या आ जाती है। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के टुवर्ड्स बांट देना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये भी आ जाती है समस्या। एंड ऑल्सो यहां पर हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी आ जाता है। तो देखो एक सोशल साइंस है, ये वक्त में बता रहा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस वेयर वी स्टडी हाउ टू चूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज to distribute them among the different group of people. So the main problem of economic is problem of choice, and there are two main problems, scarcity and alternate uses. Alternate uses and scarcity, and the main problem is problem of choice. Problem of choice arises because of scarcity and alternate uses. Now the main question is what is the main problem of what is the central problem of an economy? What is the central problem of an economy? एक सबसे important question which will be asked in your exam soon when it will be happened. What is the central problem of an economy? So there are three main problem of any economy. The three main problems are what to produce. If you will read carefully this definition, you will get to know what is the central problem of an economy. What to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce, how to produce, or for whom to produce. These are the main problem of an economy. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक सरकार के सामने किस चीज की चुनौती है मैं ये बोलना चाहूंगा। इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर और यू आर इन अ पीएमओ ऑफिस, क्या आपके सामने समस्या होगी? व्हाट टू प्रोड्यूस क्या किया जाए? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, ज्यादा पैसे उधर लगाए जाए, एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाया जाए। इंडस्ट्री में ज्यादा बांट देंगे तो एग्रीकल्चर वाले परेशान हो जाएंगे। सबके सामने बहुत बड़ी समस्या रहेगी। ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं, जब इंडिया में आप देखते हो एक बुलेट ट्रेन चलती है, तो एक बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस में इनको सोचना नहीं चाहिए था बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? क्योंकि हमारे देश में नॉर्मल ट्रेन जो होती हैं, अगर एक बुलेट ट्रेन चलेगी तो उतने में 20 नॉर्मल ट्रेन चल सकती थी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें बुलेट ट्रेन की ज्यादा जरूरत है कि नॉर्मल ट्रेन की? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जब भी वो कोई नई स्कीम्स लाएंगे तो देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, और अगर वो ये चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके बदले में कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। इफ यू आर परचेसिंग अ न्यू ब्रांड टी शर्ट विच कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज, तो उसकी वजह से आप कितनी सारी चीजें नहीं खरीद पाओगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, अगर गवर्नमेंट एक बुलेट ट्रेन बनाती है, एक बुलेट ट्रेन चलाती है, तो उसकी वजह से नॉर्मल 20 ट्रेन पीछे हो सकती है। मतलब
20 ट्रेन बना सकती थी, उसके कंपेयर में उन्होंने एक बुलेट ट्रेन बनाया। तो क्या बुलेट ट्रेन की हमें नीड है? हर एक इकोनॉमी की नीड अलग अलग हो सकती है। एक डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा इंडिया है, उसकी नीड कुछ और होगी, बट एक डेवलप्ड कंट्री जैसा यूएस है, यूके है, जापान है, उनकी नीड और होगी। सब अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को देख के व्हाट टू प्रोड्यूस को सोचेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है। ऐसे नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर इन डिफेंस, दे आर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर बम। तो अपने बजट का 70% वो न्यूक्लियर बम बनाने में लगा दे रहे हैं। तो यार अगर आप ऐसा करोगे तो जनता तो भूखी मर जाएगी। तो क्या हमें इस चीज की जरूरत है, क्या हमारे देश को किस चीज की जरूरत है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसकी वजह से कोई और चीज प्रोड्यूस होने से रह जाएगी। सबकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। वी थिंक यार हमें तो बेसिक नेसेसिटी की चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, बेसिक चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, ज्यादा हाईफाई नहीं सोचना चाहिए। देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। देयर आर टू टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस करना चाहिए कि लेबर्स लगा के प्रोड्यूस करना चाहिए। सो आंसर इज simple. If we are living in a country like India where there are so much population and so much unemployment, और वहां पे भी अगर हम लोग मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। So we have to labor intensive technique, but अगर हम सारे काम लेबर से ही करवाते तो हम मॉडर्नाइजेशन में भी पीछे रह जाएंगे। तो हमें ऐसी कोई कॉम्बिनेशन अपनाना पड़ेगा जिसमें हम मशीन्स को भी अडेप्ट करें एंड देन ऑल्सो हम अपने साथ लेबर्स को भी लेकर चले ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए कि पुअर लोगों के लिए कि मिडिल क्लास के लिए। मैं बोलूंगा रिच के लिए भी प्रोड्यूस करो, पुअर के लिए भी, बट रिच जो है हमारे यहाँ पे लेस हैं तो उनके लिए लेस गुड्स प्रोड्यूस करो। पुअर मैंने बोलूंगा तो बोल सकता हूँ चलो मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वो थोड़े ज्यादा है तो उनके लिए मोर प्रोड्यूस करना चाहिए। ज्यादा है भी और उनके लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। इफ अ कंट्री इज लाइक यूएस और यूरोपियन कंट्री, दे हैव अ मोर पॉपुलेशन ऑफ रिच पीपल, तो वो अपन अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो देयर आर 3 मेन प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, नेसेसिटी की चीज प्रोड्यूस करना चाहिए, डिफेंस का चीज प्रोड्यूस करना चाहिए, एग्रीकल्चरल आइटम प्रोड्यूस करने चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर कंट्री स्ट्रक्चर। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनानी चाहिए। सो अगेन डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमी स्ट्रक्चर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जो चीज है ये इस डेफिनेशन से ही आ रही है, because we have alternate uses and scarce resources, so we have to think what to produce, what goods we have can produce with these resources and how we will distribute them among the different group of people. So definition is clear, scarcity है। अगर फिर से मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकते हो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस where we study how to choose our limited resources which have alternate uses to produce goods and services to distribute them among different groups of people। और यहीं से आपको समझ में आ जाता है what to produce, how to produce and for whom to produce की समस्या। और ये भी समझ में आ जाता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और उसके अल्टरनेट यूजेस। दैट्स इट, इसे आप उतार लीजिए। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल हमने डेफिनेशन क्लियर कर दिया है, आगे देखते जाते हैं, इसे उतार लीजिए। तो हम 2 डिफरेंसेस को लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स कितने टाइप के हैं उनको भी बताने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप अभी पढ़ेंगे हमारे साथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल की सोच क्या है, वो कैसे डिसीजंस लेता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे परखा जाता है, वो कैसे डिसीजन लेगा और कैसे किसी चीज को खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक पूरी इकोनॉमी, पूरा देश किसी भी
चीज के लिए, किसी भी चीज की डिमांड के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग में ये लिखा हुआ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट branch of economics where we study the behavior of aggregate or whole economy, that is called macroeconomics. Tools, मेन चीज यहाँ पे पढ़ी क्या जाती है, तो यहाँ पे पढ़ी जाती है डिमांड एंड सप्लाई, बट यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सब मिलकर कैसे डिमांड करेंगे, सब मिलकर सप्लाई कैसे होगी किसी पूरी इकोनॉमी की। बेसिक ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही रहता है, टू डिटरमाइन, मतलब किसी भी चीज का निश्चित करना, प्राइस, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होगा, मार्केट फोर्सेस कैसे काम करेंगी, हाउ वी विल डिटरमाइन एनी गुड, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इतना छोटा सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है देश में, कितनी आज के टाइम पे नेशनल इनकम है और क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, कितने लोग बेरोजगार हैं, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब क्योंकि इसका मेन काम है प्राइस को फाइंड आउट करना, इसलिए इसका अलग से नाम है प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, और इसका मेन काम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेक करना, इसलिए इसका अलग से नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, इसकी एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम और इसका एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। अभी भी अगर आपको कम पड़ रहा है 1 2 3 4 5 हुए तो अगला आप लिख सकते हो अजम्पशन। अजम्पशन इसमें लिखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, एक छोटी इकोनॉमी या फिर एक इंडिविजुअल इंसान की सोच को, उसके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे होगी, वो कैसे डिसीजन लेगा, उसको पता लगाना, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड इट्स आल्सो नेम इज प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पूरा देश कैसे सोचेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को पता लगाना मेन काम है, दैट इज व्हाई आल्सो इट्स नेम इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यहाँ पे एक और फंडा है, इकोनॉमिक्स को फिर से दो हिस्सों में बांटा गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? जैसे हम बोलते हैं हमेशा कि यार हमारे साथ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था, इंडिया को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था और ऐसा है। धोनी को 2019 वाले वर्ल्ड कप में तेजी से दौड़ जाना चाहिए था, डाइव लगा देनी चाहिए थी, बट लगाया तो नहीं, और अब मैच हार गए, ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट होता है एक्चुअली में आज के टाइम पर प्राइसेस बहुत हाई हैं चीजों के, ये फैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, ये फैक्ट है। बट अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, प्राइसेस कम होनी चाहिए, ये आप सजेशन दे रहे हो। तो जो आप सजेशन देते हो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और जो फैक्ट है, जो एक्चुअल में है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मीनिंग हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, एक्चुअली कैसे सॉल्व होगी, या एक्चुअल आज के टाइम पे डेटा है क्या, क्या पिक्चर है देश की, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे होनी चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन, ऐसा होना चाहिए था। मैं अपनी फिल्म का पिक्चर होता तो मैं अपनी कहानी ऐसे ऐसे लिखता, बट ऐसा है तो नहीं ना। तो ये कैसे सॉल्व होनी चाहिए और एक्चुअली में कैसे सॉल्व हो रही है या कैसे सॉल्व हुई है। वेरिफिकेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, डेटा के ऊपर बात करता है, तो इसका वेरीफाइड कर सकते हो आप। क्या आइडियल सिचुएशन बताता है ऐसा होना चाहिए था, तो इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते। सजेस्टिव, ये सजेस्टिव नेचर का नहीं है, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, दिस नॉट इन अ सजेस्टिव नेचर। ये सजेस्टिव नेचर का है, ये आपको सजेशन देता है, ये आपको वैल्यू जजमेंट देता है, ये आपको कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता है। इसका एग्जांपल में लिख सकते हो, प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज राइजिंग,
वी शुड कंट्रोल प्राइस राइजिंग, हमें इसे कम करना चाहिए। तो इट इज सजेस्टिव इन नेचर, इट इज बोल सकते हो बेस्ड अपॉन फैक्ट, एंड इट ओनली सेज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द our country or in our world right now, and how this can be solved, कैसे solved होंगे, ऐसा नहीं कि कैसा होना चाहिए। तो फैक्ट जो है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जैसा होना चाहिए वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दो डिफरेंसेस हो गए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे भी उतार लीजिए, एग्जाम में आते हैं। आज का ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसमें बच गया एक ही कॉन्सेप्ट, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसको हम वीडियो के पार्ट 2 में लेके आते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।